नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी हिस्ट्री क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था नेहरू रिपोर्ट पर, उसके आगे हम बात करेंगे। और ये जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे जो गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसे राउंड टेबल मीटिंग कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बारे में बात करेंगे, क्या उसका इम्पोर्टेंस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। यहाँ से हर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पर मॉडर्न इंडिया पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिए इसको। और जो लोग एकदम नए हैं चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। यहाँ पर यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन सब की एकदम मुफ्त तैयारी कराई जाती है, यानी कि कोई फीस आपसे नहीं लिया जाता, एकदम फ्री तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, इससे पहले की जो क्लास हुई थी हमने उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, इन सब की बात कर ली थी। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर के आपको समझना होगा कि आखिर गोलमेज सम्मेलन हुए क्यों थे। सबसे पहला सवाल तो यही कि हुआ क्यों इसको आयोजित किया इंग्लिश सरकार ने, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो इसको पहले आपको समझना होगा। तो इरविन के टाइम पर क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने जोर पर था। भारत में हर तरफ आंदोलन हो रहे थे, लोग सरकार के खिलाफ धीरे धीरे खड़े हो रहे थे और उन्होंने शांतिप्रिय तरीके से सरकार का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इरविन को लगा कि अब बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर इस तरीके से बने रहना मुश्किल। तो उन्होंने क्या कहा, अपने सरकार से बात किया, जो ब्रिटेन में उनकी सरकार थी, कि अब हमें बात करना पड़ेगा इनसे। और इनसे बात करने का उन्होंने जो है जब अपना पक्ष रखा तो ब्रिटेन की सरकार ने उसको मान लिया और उसके बाद में उन्होंने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ किया। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा डिसाइड नहीं था कि 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, लेकिन ये 3 इसलिए हुए क्योंकि सबसे पहली बात तो जो पहला वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने भारत के सभी प्रतिनिधियों को बुलाने का काम किया, चाहे वो हिंदू महासभा हो, मुस्लिम लीग हो, वो कांग्रेस हो, सबको बुलाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं गई। और इसका रीज़न ये था क्योंकि उस वक्त वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए थे और उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो हालांकि गोलमेज सम्मेलन विदाउट कांग्रेस हुआ, लेकिन वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं था और जो प्रयास था ब्रिटिश सरकार का वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस भाग लेती है, लेकिन वो फिर से असंतुष्ट पाए जाते हैं और वो तीसरे में भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार 3 सम्मेलन होते हैं और उसके बाद में जो 1935 का अधिनियम है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो पूरी बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि उसका क्या महत्व है, क्या मतलब है। और अगर आप आखिर तक बने रहेंगे तो निश्चित तौर पर मेंस के कुछ सवाल और प्री के भी सवाल आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था, लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत की संवैधानिक समस्याओं पर विचार कर सके, ठीक है ना। क्योंकि वो जो उस वक्त विरोध था ना, वो यही था कि अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग संविधान नहीं बना सकते हैं, लेकिन भारतीयों ने संविधान बना करके दिखा दिया। नेहरू रिपोर्ट लेकर के आए, एक छोटा सा संविधान, मिनी संविधान कह सकते हैं, लेकिन उसको ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद से ही संविधान बनने की बात शुरू हो गई थी, क्योंकि कानून के शासन की मांग लगातार भारतीय नेताओं द्वारा की जा रही थी। तो इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन की योजना स्वीकार कर ली। सम्मेलन में सभी विचारधारा के व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, ठीक है ना। इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें हिंदू महासभा के लोग भी रहेंगे, इसमें सिख भी होंगे, इसमें ईसाई भी होंगे, और इसमें जमींदार, उद्योगपति, हरिजन, यूरोपीय, भारतीय, सबका, मतलब एक तरीके से कि सब लोग बैठ करके बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। प्रतिनिधि सदस्यों का चयन इस प्रकार किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों में मतभेद स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पर चाल समझिए अंग्रेजों की जो बांटो राज करो की नीति थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने उजागर किया था, उस पर बात अपनी रखी थी, वो निश्चित तौर पर हर जगह देखने को मिलती है। उन्होंने हमेशा लड़ाने का प्रयास किया, जो है पहले राजाओं को आपस में लड़ाया, फिर अपना एक्सपेंशन किया, उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके अपना काम बनाना शुरू किया। और जब वहाँ से भी बात उनको बहुत बनती नहीं दिखी, तो उन्होंने जो जातीय आधार पर मतभेद थे उनका प्रयोग करके क्या किया, एक तरीके से लोगों को लड़ाने का जो है प्रयास प्रारंभ किया। तो उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग वर्गों के नेताओं को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता को एक मैसेज दे रहे हैं कि वो बटे हुए हैं, वो अपने अपने हितों के लिए अलग अलग लड़ रहे हैं। एक यूनिटी ना दिखे इसलिए ये प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। इतनी कुटिल चारों लोग चलते थे।
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी, अतः कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना चाहिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रारंभ में ही इंग्लैंड में जो अनुदार दल था, यानी कि जो लिबरल नहीं थे, जो डेमोक्रेटिक थे, लिबरल दल के प्रतिनिधियों में तथा भारतीय प्रतिनिधियों में मतभेद हो गया। यानी कि जो ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे वो चाहे जो है लिबरल जो नहीं थे, थोड़ा सा दक्षिणपंथी थे उनमें, और इसके अलावा जो लिबरल थे उनमें मतभेद हो गया, और साथ ही साथ जो भारतीय प्रतिनिधि थी उसमें भी मतभेद देखने को मिला। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सुझाव दिया कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाए। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या सुझाव दिया कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी जाए, किंतु अल्पमतों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर के पास विशेष शक्तियाँ यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर के पास रखी जानी चाहिए। ठीक है ना। तो और केंद्र में संघ की स्थापना की जाए, यानी कि एक संघात्मक सरकार की स्थापना की जाए और उसकी यूनिट्स के रूप में जो है प्रांत हों और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए। ये बात रखी थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने, जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। केंद्र में क्या हो, दोहरा शासन स्थापित हो, डुअल नेचर का सरकार वहाँ पर स्थापित हो। ये प्रयास था पूरा रैमजे मैकडोनाल्ड का। इन सभी बातों पर लगभग सारे प्रतिनिधि सहमत थे, किंतु सांप्रदायिक समस्या पर समझौता नहीं हो सका। मुसलमानों ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की तथा जिन्ना अपनी 14 शर्तों को मनवाने के लिए अड़े रहे। जो उन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था आफ्टर नेहरू रिपोर्ट, उसको मनवाने के लिए जिन्ना लगातार प्रयास करते रहे और इसीलिए बात बन नहीं पाई। बात तो लगभग सब तैयार हो गए थे कि चलो ठीक है, एक संघीय सरकार होगी और प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी, तो राजा भी खुश थे क्योंकि उनको अलग से अधिकार फिर से मिलने जा रहे थे। इसके अलावा प्रांत के लोग भी खुश थे, ठीक है हमें अधिकार मिल जाएगा, हम अपना सरकार बनाएंगे और केंद्र में ब्रिटिश सरकार रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिन्ना यहाँ पर फिर से अड़ गए और उन्होंने कहा कि अलग इलेक्टोरल हमें देना ही चाहिए, और जो उनकी 14 सूत्री रिपोर्ट थी उस पर वो अड़ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने हरिजनों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की और इस प्रकार प्रत्येक जात के प्रतिनिधियों ने अपने अपने हितों की सुरक्षित जो है मांग के लिए पेशकश की और ये निर्णय जो है नहीं हो पाया, इस सम्मेलन जो है असफल हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग इलेक्टोरल की मांग की थी मुस्लिमों के लिए, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एससी समुदाय के लोग थे उनके लिए अलग इलेक्टोरल की मांग की, और यही कारण था कि वो बात वहाँ पर हो नहीं पाई, वार्ता सफल नहीं हो पाई। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यानी कि आज़ादी के आंदोलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं प्रमुखता से आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये लगातार अपने जातीय संघर्ष के लिए लड़ते रहे। इनकी जो जात की स्थिति थी, जो पीछे थे, उसके लिए लगातार ये लड़ते रहे और कई बार ये अंग्रेज़ों के साथ दिखाई दिए, कई मुद्दों पर ये कांग्रेस से लड़ते दिखाई दिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका योगदान शून्य से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बात होगी संविधान बनाने की, तो संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निश्चित तौर पर ये योगदान है। उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ किया है जो कि ज़रूरत था। उन्होंने दुनिया भर के संविधान को सीखा, वहाँ से चीज़ों को देखा कि कैसे वहाँ संविधान लागू हो रहे हैं, और जो अधिकारों की बात है, जो राइट्स की बात है, उस पर काफ़ी काम किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो संविधान बनाने में उनकी योगदान जो है आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उनको हम देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में सीधे सीधे। 22 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 के बीच में लंदन में आयोजित किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर दर्जा दिया गया। यानी कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों से बात कर रहे हैं, उनको बराबर बैठा रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम बात करेंगे, तुम्हारे मुद्दे क्या है। इससे पहले ये इवेंट्स नहीं हुए थे, वो कभी भारतीयों से सीधे सीधे बात नहीं करते थे। हालांकि वो कुटिल चालों को चलने के लिए कई अलग अलग स्टेक होल्डर्स से लगातार डील करते रहते थे, लेकिन सभी को अलग अलग प्रतिनिधि मान करके एक साथ बैठ करके पहली बार चर्चा हो रही थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 13 ब्रिटिशर्स थे और शेष 76 भारतीय राजनीतिक दलों के अलग अलग लोग थे। अब इसमें अगर वर्ग आप देखने जाएंगे तो उदारवादी लोग भी थे, और हिंदू महासभा के लोग, दलित वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, रजवाड़े, ये सभी इसमें शामिल थे।
तो टोटल संख्या कितनी थी? 89 थी, जिसमें 13 जो है वो अंग्रेज थे, बाकी 76 जो है भारतीय थे, अलग अलग विचारधारा के लोग। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप याद रखेंगे कि इसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने किया था, वो तत्कालीन राजा थे उस वक्त ब्रिटेन के, और अध्यक्षता किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता इस प्रकार थे: तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ी, आगा खां मुस्लिम लीग से जो है फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग शामिल थे इसमें। इसके अलावा होमी मोदी, यमार जयकर, मुंजे और भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजेठिया, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं जो कि उसमें शामिल हुए थे। भीमराव अंबेडकर का नाम याद रखना, क्योंकि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपने ये पहला गोलमेज सम्मेलन देख लिया। इसके आगे जो क्लास होगी उसमें हम दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और 2 वीडियो में हम पूरा ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, और मैं जैसा कि मैंने कहा था, यदि आप आखिर तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्री और मेंस दोनों के लिए फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, वो चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या किसी मुख्य परीक्षा को आप देख लें, तो गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। बहुत बहुत धन्यवाद।